नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। मैं महेंद्र बंजारा आज फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार क्लास लेके आया हूं और आज हम इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं अपना जो टॉपिक चल रहा है संख्याओं के साथ खेलना, उसी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उसका आज ये पार्ट 6 है और आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रश्नावली 3.4 का भी आपको संपूर्ण सॉल्यूशन करवाने वाला हूं और साथ ही उस प्रश्नावली से रिलेटेड पहले दो बातें अपन अच्छे से समझेंगे और फिर उस एक्सरसाइज को बड़े शानदार वे से करने वाले हैं। तो वो दो चीज़ें क्या हैं? सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज। क्लियर है ना? तो इन दोनों चीज़ों का मीनिंग क्या है मैं वो समझाना चाह रहा हूँ। तो समझिए पहले सार्वगुणज क्या है, सार्वगुणनखंड क्या है और सार्वगुणज क्या है। इन दो चीजों के बारे में अपन अच्छे से समझ लेते हैं। आपको गुणनखंड तो आता ही है। गुणनखंड का मीनिंग होता है कि उस संख्याओं को आप जिन जिन दो टुकड़ों में तोड़ सकते हो वो सारे टुकड़े गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे मैं कहूँ 4 और 8, इस 4 के गुणनखंड बताने हैं आपको। केवल क्या बताने हैं? गुणनखंड। तो आप कहोगे सर 4 को है ना 1 इंटू 4 लिख सकते हैं, इस 4 को है ना 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, यही बोलोगे ना आप? क्लियर है ना? तो मैं कहूँगा इसका मतलब इसके गुणनखंड क्या हुए? 1 2 4, ये तीनों 1 2 और 4 इसके क्या है? गुणनखंड है। केवल गुणनखंड की बात कर रहा हूं। 8 के गुणनखंड मैं कहूंगा 1 इंटू 8 लिख सकते हैं। फिर आप कहोगे सर इसे 2 इंटू 4 भी तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? 2 इंटू 4 बिल्कुल लिखा जा सकता है। फिर और कोई केवल इतना ही लिख सकते हैं। तो मैं कहूंगा भाई इसको मैं 1 2 4 और 8 सारी चीजें ये इसकी क्या कहलाएगी? गुणनखंड कहलाएगी। ओनली फॉर क्या कहलाएगी? गुणनखंड। देखो बातें समझ में आनी चाहिए और डरने की जरूरत नहीं है। पूरा गुणनखंड का टॉपिक बना के एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आपको उसे देखना पड़ेगा अच्छे से। ये दो चीजें। लेकिन यहां पर बात आई है सार्वगुणनखंड की। किसकी? सार्वगुणनखंड क्या है? इन दोनों चीजों में क्या चीज है जो दोनों में आ रही है? इन दोनों में ऐसी कौन सी चीज है जो आ रही है? वो अपना आंसर होगा। तो अब तो बड़ा इजी हो गया। 1 1 ये लो 1, 2 2 ये लो 2, 4 4 ये 4। ये 1 2 और 4 क्या है? समझ गए आप लोग? क्लियर है ना? कभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट अब मन में नहीं रहना चाहिए। टुकड़े करें, गुणनखंड करें और फिर दो चीजें हैं, 3 जितने भी आपको 2 संख्याएं मिले, 3 मिले, उनमें कॉमन क्या है? वो सार्वगुणनखंड होंगे। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में फिर भी कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको हर आपके डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा। अब मैं बात करता हूं सार्वगुणज की। किसकी? सार्वगुणज की। और ये भी चीज बड़ी शानदार है। जैसे देखो 4 और 8 इनके सार्वगुणज निकालने हैं और जो ये कर लेगा वो आगे आने वाली प्रश्नावली का संपूर्ण सॉल्यूशन बड़े आसानी से करेगा। तो 4 का गुणज ले ले। पहले अपन गुणज ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। गुणज का मतलब होता है 4 का पूरा पहाड़ा लिखो तो 4 पहाड़े के आगे भी होगा। ऐसे नहीं कि पहाड़ा लिख के छोड़ देना है, पहाड़े से आगे भी ये चीज कंटिन्यू चलेगी। 4 8 12 16 20 24 28 ऐसे करते करते ये तो रुकने वाला ही नहीं है, आगे आगे चलता जा रहा है। 28 के बाद देखो क्या आएगा? 32 32 के बाद 36। समझ में आ गई बात? इसे देखते हैं। 8 का गुणज चेक कर लेते हैं साथ में। 8 का गुणज तो होता है 1, 8 खुद ही है, 16 है, 8 3 24 होता है, 8 दूनी 16 और फिर 24 ही आएगा नो डाउट। फिर आएगा 32, फिर आएगा 40, फिर 48, फिर 56, फिर 64 और फिर 72। ऐसे करते करते चलते जाएंगे आगे, रुकेगा नहीं। लेकिन बात यहाँ पे भी किसकी आ रही है? ये तो गुणज थे, ये क्या थे? गुणज। लेकिन अब बात किसकी है भाई? सार्वगुणज की। किसकी है? सार्वगुणज की। तो इन दोनों में देखना
कि कौन सी चीजें कॉमन है। 8 8 दोनों में है 8, 12 इसमें नहीं है, 16 यहाँ है, इसमें भी है 16। आगे देखते हैं, 20 इसमें नहीं है, 24 यहाँ पे 24 है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो सार्वगुणज होगा वो 8 का पहाड़ा होगा। बात समझ में आ गई? इन दोनों के लिए 8 का पहाड़ा सार्वगुणज है। क्या आपके डाउट क्लियर हो गए? सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज से संबंधित गुणनखंड करके फिर कॉमन निकाल लें, सार्वगुणनखंड आ जाएंगे, और गुणज लिख के फिर उसमें से कॉमन निकाल लें, सार्वगुणज आ जाएंगे। और जहाँ तक मुझे बिलीव है आपके ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इससे बेस्ट आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अब प्रश्नावली 3.4 अपन शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 3.4 का पहला क्वेश्चन किस प्रकार है उसे समझते हैं। तो अब अपन शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 3.4 का पहला प्रश्न, निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। और अभी अपन ने सीख लिया सार्वगुणनखंड, तो इसके 2 प्रश्न मैं हल करूंगा, 2 आपके लिए होंगे। देखिएगा कि सबसे पहले आपके लिए ए वाला प्रश्न लेते हैं, 20 और 28 इसके क्या बताने हैं? सार्वगुणनखंड। तो मैंने आपको कहा था पहले गुणनखंड करें और फिर जो दोनों में चीज हो वो सार्वगुणनखंड कहलाएगी। तो 20 के गुणनखंड अब मैं सीधे लिखूंगा और आपको इनके ऊपर ध्यान अच्छे से रखना है कि ये कहां से आए। एक गुणनखंड वे चीज होती है जिनका भाग 20 में जाए, यानी जिनका भाग किस में चला जाए? 20 में। समझ गए? एक नया नियम आप इसे ऐड कर लें। 2 का भाग 20 में जाता है, 4 का जाता है, 5 का भी जाता है, 10 का जाता है और 20 का जाता है। बड़ा आसान हो गया ना। अब देखो 28 के गुणनखंड भी साथ में निकालते हैं। 28 में किस किस का भाग जाता है वो चीज अपने आंसर। 1 का जाता ही है, 2 का जाता है, 3 का नहीं जाता है, 4 का भाग 7 चौक 28 होता है, 7 का जाता है, और उसके बाद इसमें सीधा भाग किसका जा रहा है? अच्छे से देखिएगा, 14 का यानी 14, और लास्ट 28 का भाग जाता है। इन दोनों में जो चीज आ रही है वो अपने क्या होगी? सार्वगुणनखंड। तो 20 व 28 के सार्वगुणनखंड बराबर 1 2, 1 है, 2 है, फिर 4 है, और बाकी तीनों कॉमन नहीं है। तो ये अपना क्या हो गया? आंसर। सिंपल तरीके से गणित को आराम से समझना है। डर जाओगे, श्योरली डर जाओगे कब? जब आप इसे ऐसे समझोगे कि ये मेरे को समझ में ही नहीं आएगी, ये मेरे से नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन में अपन कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ऐसा आपको सोचना ही नहीं है, तब आप डरोगे नहीं गणित से। दूसरे वाला क्वेश्चन बी देखते हैं, 15 और 25। 15 और 25, 15 के गुणनखंड निकालते हैं सबसे पहले। 15 के क्या निकालने हैं? गुणनखंड। 15 में किस किस का भाग जाता है वो इसके गुणनखंड होंगे। 1 का जाता है, 3 का जाता है, 5 का जाता है, 15 का जाता है। सिंपल बातें हैं। 25 के गुणनखंड साथ में निकालते हैं, और 25 के गुणनखंड होते हैं, 1 का भाग 25 में जाता है, फिर 5 का भाग 25 में जाता है, 25 के खुद का भाग 25 में जाता है। इसका मतलब 15 व 25 के सार्वगुणनखंड, यानी दोनों में क्या चीज कॉमन है? वो चीज देखिएगा 1 और 5। तो अपने आंसर भी आ गया ना। सिंपल सी चीज है, सिंपल वे में आराम से ये चीज क्लियर हो जाएगी। सी वाला मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको विधिवत ये समझना है। 35 व 50, 35 में किस किस का भाग जाता है? 1 का जाता है, 5 का जाता है, 7 का जाता है, और 35 के खुद का जाता है, और कोई बीच में नहीं है, ध्यान रखना है। ये 50 में किस किस का भाग जाता है? 1 का, 2 का, 5 का, और किसका जाता है? अच्छे से ध्यान दीजिएगा, 10 का, फिर और किसका जाता है? 25 का और 50 का। इन सब का भाग जाता है। दोनों में क्या चीज कॉमन है? 1 5, 1 5, केवल 1 और
5, ये है अपना आंसर। तो ये 56 और 120 वाला जो क्वेश्चन है, इसके सार्वगुणनखंड आपको निकालने हैं, इसे विधिवत तरीके से आपको लिखना है। अब अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर, और वो भी बड़ा इजी वे में अपन हल करने वाले हैं। तो अब अपन शुरू कर रहे हैं प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3, दोनों का साथ ही अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आपको अच्छे से समझना है इन प्रश्नों को। देखिएगा, सार्वगुणनखंड, फिर से सार्वगुणनखंड का क्वेश्चन आया, लेकिन यहां संख्याएं 3 दी, पीछे वाले प्रश्न में 2 संख्याएं थी। अच्छे से समझिएगा, हल कर रहे हैं इसका। 4, पहले ए का हल करते, 4, 8 और 12, यही है अपना क्वेश्चन। तो अपन 4 के सबसे पहले क्या निकालेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। तो 4 के गुणनखंड क्या होंगे? तो 4 के गुणनखंड हो जाएंगे, 4 में किस किस का भाग जाता है? 1 का, 2 का, 4 का, ठीक है ना। 8 के गुणनखंड भी साथ में निकालते हैं अपन। 8 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 का भाग 8 में जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है और 8 का जाता है। जिसका भाग यहां जा रहा है वो इसके गुणनखंड है। 12 के गुणनखंड भी बता दीजिए साथ में। तो 12 के गुणनखंड बताने की नॉर्मल सी बात है। 1 का भाग 12 में जाता है, 2 का भाग 12 में जाता है 6 बार, 3 का भाग भी जाता है, 4 का भाग भी 12 में जाता है, 6 का जाएगा ना, 6 दूनी 12, और 12 का भाग तो 12 में जाएगा ही। तो 4, 8 और 12 के सार्वगुणनखंड, 4, 8, 12 के क्या सार्वगुणनखंड क्या होंगे? तो आप कहोगे सर सार्वगुणनखंड, इन तीनों में क्या चीज कॉमन है, यानी तीनों में होनी चाहिए वो। 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ये 1 क्या है? सार्वगुणनखंड। 2 तीनों में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल है। 4 तीनों में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल है। 8 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 3, 6, 12 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है। तो इसलिए 4, 8, 12 के सार्वगुणनखंड 1, 2 और 4। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, लेकिन मैं इसके गुणनखंड लिख देता हूं, आंसर तक आपको पहुंचाऊंगा। तरीका आपको ऐसे लिखना है। 5 के गुणनखंड क्या क्या है? 1 है और 5 है। 5 का भाग 5 में जाता है, 1 का भाग भी 5 में जाता है। 15 के गुणनखंड 1, 3, 5 और 15, इन चारों संख्याओं का भाग 15 में जाता है ना। 25 के गुणनखंड बताइए। 1, 5 और 25, ये तीनों गुणनखंड आ गए। इन तीनों से क्या आप सार्वगुणनखंड, मतलब तीनों में क्या चीज कॉमन दिख रही है आपको? 1 तीनों में है, 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो चलिए आपका आंसर आपको मिल चुका है, लेकिन तरीका ये रहेगा और आपको इस तरीके से इसको हल करना ही पड़ेगा, और जहां तक मेरे को उम्मीद है आप अच्छे से कर लोगे। आगे वाला प्रश्न देखिएगा, निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणज बताइए। क्या बताने हैं? सार्वगुणज। सार्वगुणज क्या होता है? सार्वगुणज का मीनिंग होता है कि उसके दी गई संख्या के पहले गुणज लिखें और फिर उस गुणज में जो चीज कॉमन आ रही है वो अपन सार्वगुणज में लेंगे। तो इसका हल देखते हैं। पहले का 6 और 8, 6 और 8, तो पहले 6 के अपन गुणज निकाल ले। तो देखें 6 के गुणज यानी 6 का पहाड़ा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्री 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सातू 42, कंटिन्यू चलेगा ये। उसके बाद 6 48 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसे अपन कंटिन्यू चलाएंगे, ये रुकने वाला है नहीं। आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखें 6 के गुणज हमने लिख दिए हैं, अब अपन 8 के गुणज लिखते हैं और 8 के गुणज में 8 का पहाड़ा काम आ जाएगा। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्री 24, ये कंटिन्यू चलने वाली चीजें हैं, ठीक है ना। फिर
कितना हो जाएगा 32, फिर 40, 48, उसके बाद 56, ऐसे 64, ये कंटिन्यू चलेगा। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों में क्या चीज है दोनों में आ रही है। दोनों में जो चीज आएगी वो अपने क्या सार्वगुणज कहलाएगी। और अपन को कितने सार्वगुणज निकालने हैं 3, शुरुआती 3 सार्वगुणज। तो 6 व 8 के प्रथम 3 सार्वगुणज, प्रथम 3 सार्वगुणज क्या होंगे, तो वो 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, 12 यहाँ पे है लेकिन इसमें नहीं है, 18 है लेकिन इसमें 18 नहीं है, 24 से शुरुआत हो रही है। कहाँ से हो रही है 24 से, तो ये 24 दोनों में है। फिर देखें 24 के बाद 30, 36, 42, 48 इसमें भी है, 48 इसमें भी है, ठीक है, ये 48 आ गया। उसके बाद 24 का पहाड़ा अपना क्या होगा, इसके सार्वगुणज होंगे। तो आगे अगर इस पहाड़े को आप लिखना चाहो, 6 का पहाड़ा चल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आगे वाली चीज इधर लिख रहा हूँ, 48 के बाद आपको मिलेगा 54, 54 के बाद क्या आ जाएगा, 54 के बाद आपके होगा 60, ठीक है ना, 60 के बाद कंटिन्यू आगे बढ़ाएं तो 67, इसके बाद 72, ऐसे ही चलेगा ये पहाड़ा। अब यहाँ पे भी देखें, यहाँ पर 8 का पहाड़ा आगे लिखते हैं, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, 64 के बाद क्या आएगा 72, 64 के बाद ही तो आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, इसका मतलब ये तीसरा सार्वगुणज हो गया। क्लियर है ना, सार्वगुणज वाली प्रॉब्लम भी आपके सॉल्व हो गई। इस क्वेश्चन को 12 और 18 इस प्रश्न को हल करें तो 12 के आपको क्या लिखने पड़ेंगे, गुणज। 12 के गुणज लिखूंगा तो 12 का पहाड़ा ही आएगा ना, 12 दूना 24, 12 थिया 36, 12 चौको 48, 12 पानिया 60, 12 छक 72, 12 हाथा 84, 12 आटा कितना होता है 96, 12 नम 108 और 12 मदाय 120। फिर इस 18 का लिखते हैं, 18 एकम 18, 18 दूना 36। यहाँ से नोटिस कीजिए 36 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, यानी पहला सार्वगुणज 36, 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 5 90, 18 छंग 108, इस प्रकार चलेगा ये कंटिन्यू। दूसरा सार्वगुणज देखो 36 यहाँ है उसमें भी है, निकाल लिया बाहर, 72 इसमें भी है उसमें भी है, ये लो 72 भी लिख लिया, 90 इसमें नहीं है उधर है, 108 यहाँ पे भी है वहां पे भी है। तो इस प्रकार आप सार्वगुणज निकाल लीजिए। अब ये लिखने का तरीका ये होना चाहिए, ये वाली चीज यहाँ लिखें, 12 के गुणज कंटिन्यू, फिर 18 के गुणज कंटिन्यू, और फिर ये लाइन लिख के आंसर आपको लिखना है। अब अपन आगे वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 4 आपके एग्जाम में किस प्रकार आता है, आपकी बुक में किस प्रकार दिया हुआ है और उसको किस प्रकार हल करते हैं उसकी बात करेंगे अपन। तो अब देखिएगा अपन प्रश्न नंबर 4 और 5 को हल करते हैं, और ये भी बड़े इजी प्रश्न हैं लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, इसकी अपन पहले थोड़ी जानकारी लेंगे और फिर इसे हल करेंगे। अब इस प्रश्न को देखें पहले आप, 100 से छोटी सभी संख्याएं लिखिए, 100 से छोटी सभी संख्याएं लिखिए। अब वो सभी संख्याएं कौन सी लिखनी है इस बात को ध्यान रखिए, जो 3 और 4 के सार्वगुणज हो। 3 और 4 के क्या होनी चाहिए, सार्वगुणज। सार्वगुणज का मतलब समझ गए आप, जो 3 और 4 के पहाड़े में आने कंपलसरी है। तो देखो पहले 3 और 4 के सार्वगुणज देखते हैं, कुछ एक सार्वगुणज देखेंगे 2 3 तो अपना आंसर आ जाएगा अपने पास। सबसे पहले 3 के गुणज लिखते हैं अपन, 3 के गुणज 3 हैं 6 हैं, 3 का पहाड़ा 9 12, ऐसे करते करते कंटिन्यू चलेगा। 4 के सार्वगुणज, किसके 4 के गुणज, ओनली फॉर सार्वगुणज नहीं, केवल गुणज की बात हो रही। 4 है 8 है, फिर क्या आएगा 12, 12 के बाद क्या आएगा 16, इसी प्रकार कंटिन्यू चलेगी। अब आपको जो चीज समझा रहा हूं उसे भी अच्छे से समझ लीजिए। पहले 3 और 4 के सार्वगुणज लिखते हैं, अब वो सार्वगुणज लिखने का तरीका ही आपको समझा रहा हूं। 3 व 4 के सार्वगुणज, और सार्वगुणज कौन होंगे वो मैं
पहली संख्या से डिसाइड कर लूंगा। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 6 9 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, 12 यहाँ पे भी है, 12 यहाँ पे भी है। तो पहला सार्वगुणज क्या आया? 12। अब बिना सोचे आपको एक काम करना है, 12 का जो पहाड़ा होगा ना वही इसका आंसर होगा। इन दोनों का सार्वगुणज, पहला सार्वगुणज कौन सा आया? 12। अभी पहले वाले जो क्वेश्चन करवाए उन क्वेश्चनों को उठा के देख लीजिए, जो 24 सार्वगुणज आया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, फिर सभी 24 के पहाड़े वाली संख्याएं मिली। यहाँ पर 12 सार्वगुणज है, देखो 12 के पहाड़े में 24 आता है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 24 आएगा कि नहीं आएगा। 12 के बाद कौन आएगा? 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद 21, 21 के बाद 24। यहाँ पे देखें 20 और 24, तो ये सार्वगुणज हुआ या नहीं हुआ? तो कुल मिला के 24 12 के पहाड़े में आ रहा है, तो 12 का पहाड़ा ही यहाँ पर क्या है? सार्वगुणज है। तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पानिया 60, 12 छक 72, फिर आएगा 84 और उसके बाद 96, उसके बाद 108। लेकिन 108 अपने काम का नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला? 100 से छोटी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 की सार्वगुणज हो। तो ये 12 से लेके 96 तक ही अपना क्या है? आंसर है। क्लियर है ना? अब देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को अपन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले अपन इसके कुछ एक क्वेश्चन लिख देते हैं, क्योंकि अपन को क्वेश्चन नंबर 5 में कौन से क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी देखने हैं पहले। तो देखें क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले अपन सह अभाज्य समझते हैं, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सह अभाज्य की परिभाषा। परिभाषा क्या है? दो संख्याओं का युग्म, अच्छे से समझना, दो संख्याओं का ऐसा युग्म यानी युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ऐसा युग्म जिसमें कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो, कुछ भी उभयनिष्ठ। अब उभयनिष्ठ का मतलब क्या? उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि उन दोनों में सार्व वर्ड अभी अपन ने पढ़ा ना, सार्वगुणज, सार्वगुणनखंड, दोनों में होने वाली चीजें उभयनिष्ठ, कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो। तो ये चीज देखो, पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझे। 2 व 3, 2 और 3 में क्या चीज है जो दोनों में आ जाएगी? कुछ भी नहीं। एक हमेशा ही होता है, इस चीज को ध्यान रखें, एक तो हमेशा ही सबके लिए कॉमन होता है। आप चाहे तो परिभाषा में भी लिख दें कि एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो। 2 और 3 में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? सह अभाज्य है। क्या है? सह अभाज्य। ऐसे कैसे? मैं 15 व 10 लिख रहा हूं, 15 और 10 में कॉमन क्या है? कॉमन का मतलब दोनों में कौन सी संख्याओं का भाग जाता है? इसमें देखूंगा तो 1 का जाता है, 3 का जाता है, 5 का जाता है और 15 का जाता है। इसमें देखूंगा तो 1, 2 और 5 और 10, तो 5 इधर भी है, इधर भी है, दोनों में क्या है? 5 कॉमन है। समझ गए आप लोग? तो ये सह अभाज्य नहीं है। समझ में आ रही बात? वही चीज आपको यहाँ देखनी है। 18 और 35, क्या यहाँ पर कोई चीज कॉमन है? नहीं है। इसका मतलब ये सह अभाज्य है? बिल्कुल हाँ। ये दोनों भी सह अभाज्य? हाँ। ये दोनों नहीं है, 5 का भाग यहाँ पे भी जाता है, यहाँ पे भी जाता है। ये दोनों सह अभाज्य है क्या? 17 से ये भी विभाजित है, ये भी है, इसका मतलब नहीं। 17 कॉमन आ गया ना, 216 और 215, इसका मतलब ये सह अभाज्य है, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 81 और 16 ये बिल्कुल है, क्योंकि 81 और 16 में कुछ भी उभयनिष्ठ, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सह अभाज्य की परिभाषा भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और इसके ऊपर आधारित जो मैंने प्रश्न आपको करवाया है वो भी आपके सामने है। तो इससे आपके ये चीज़ें सह अभाज्य का डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आगे वाला प्रश्न नंबर 6 अपन देखने वाले हैं, और वो भी बड़ा शानदार प्रश्न है, तो कंटिन्यू बने रहें, पूरा वीडियो देखें। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं अपन। तो देखें, अब अपन बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अच्छे से इनको समझिएगा। एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, तो वो अन्य किस अन्य संख्या से ये संख्या सदैव विभाजित होगी? यानी कोई संख्या है आपके पास जिसमें 5 का भाग भी जाता है और 12 का भी जाता है, तो ऐसी कौन सी संख्या है
जिसमें इन दोनों का भाग जाएगा वो बताना है। किस अन्य संख्या से ये सदैव विभाजित होगी? ये माना कोई संख्या, इस संख्या में 5 का भी भाग जाता है और 12 का भी जाता है, ठीक है ना। तो ये जो संख्या वापस अगर मैं देखूं तो 5 × 12 कर लीजिए, यानी 60 से भी क्या होगी? विभाजित होगी। क्लियर है ना? जो संख्या 5 से विभाजित होगी, जो संख्या 12 से विभाजित होगी, वो संख्या 60 से भी विभाजित होगी। क्लियर है ना? केवल करना क्या है? दोनों का गुण। आगे वाला प्रश्न नंबर 7, एक संख्या 12 से विभाज्य है तो और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे वो विभाजित होगी? ये एक संख्या है और ये संख्या 12 से क्या है? विभाजित है। ये संख्या 12 से क्या है? विभाजित है। आपको बताना है कि ये वाली संख्या 12 के अलावा और किस किस संख्या से विभाजित होगी। तो 12 के अंदर 1 का भाग जाता, 2 का जाता, 3 का, 4 का, 6 का और 12 का, इन सब से ये संख्या विभाजित होने वाली है। इस प्रश्न में भी यही है, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, तो किस अन्य संख्या से ये संख्या सदैव विभाजित होगी? तो 60 से होगी। अब ये नहीं कि सर 60 ही फिक्स है क्या, और नहीं आ सकता? 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12 ये भी उसमें इंक्लूड है, लेकिन 60 एक संख्या अपन ने मान ली जिससे ये सदैव विभाजित होगी। तो आप लोगों को मैंने अच्छे से ये वाला टॉपिक जो प्रश्नावली 3.4 है उसका संपूर्ण हल मैंने आप लोगों के लिए करवा दिया है। इसी प्रकार आप पढ़ते रहें, जिस प्रकार आप कंटिन्यू पढ़ाई अपनी जारी रखे हुए हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और एक शानदार क्लास के साथ। धन्यवाद।